गुड मॉर्निंग। आज का टॉपिक है मेथड्स ऑफ मेजरमेंट अर्थात मापन की विधियां। तो ये जो टॉपिक है ये यूपी बोर्ड के स्टूडेंट के लिए तो कम इम्पॉर्टेंट है, लेकिन सीबीएसई बोर्ड और जेईई मेंस और नीट के इंट्रेंस एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो इसे देख लेते हैं। मेथड्स ऑफ मेजरमेंट, इसमें सबसे पहले देखते हैं मीजरमेंट ऑफ लेंथ। मीजरमेंट ऑफ लेंथ, पहला मीजरमेंट ऑफ लेंथ अर्थात लंबाई का मापन या दूरी का मापन कैसे करते हैं। तो रेंज ऑफ लेंथ होती है, रेंज ऑफ लेंथ ये होता है 10 to the power -15 मीटर टू 10 to the power 26 मीटर, जिसमें ये 10 to the power -15 मीटर ये क्या है, ये है एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस और 10 to the 26 मीटर ये होता है साइज ऑफ यूनिवर्स। साइज ऑफ यूनिवर्स। तो इस तरह से 10 to the power -15 मीटर टू 10 to the power 26 मीटर तक लेंथ की रेंज होती है, जिसका मेजरमेंट हम टू मेथड से करते हैं, डायरेक्ट मेथड एंड इनडायरेक्ट मेथड। तो पहला है डायरेक्ट मेथड। फर्स्ट है डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड, ठीक। तो डायरेक्ट मेथड के द्वारा हम मीटर स्केल से मेजरमेंट कर सकते हैं। मीटर स्केल 10 to the power -3 मीटर टू 10 to the power 2 मीटर, अर्थात 10 to the power -3 मीटर का मतलब 1 मिलीमीटर, ठीक। और 10 to the power 2 मीटर का मतलब 100 मीटर, ठीक। कहने का मतलब ये है कि मीटर स्केल के द्वारा हम 1 मिलीमीटर टू 100 मीटर तक आसानी से मेजरमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा वर्नियर कैलिपर्स, वर्नियर कैलिपर्स के द्वारा हम अप टू 10 to the power -4 मीटर अर्थात 0.1 मिलीमीटर तक मेजरमेंट कर सकते हैं, ठीक। इसके अतिरिक्त तो स्क्रू गेज के द्वारा अप टू 10 to the power -5 मीटर अर्थात 0.01 मिलीमीटर तक मेजरमेंट कर सकते हैं। तो इस तरह से डायरेक्ट मेथड के द्वारा हम मेजरमेंट कर सकते हैं, लेकिन जो बहुत कम और बहुत लार्ज जो लेंथ होती है उसका मेजरमेंट डायरेक्ट मेथड द्वारा नहीं कर सकते, तो उसका मेजरमेंट हम इनडायरेक्ट मेथड द्वारा करते हैं। तो सेकंड है इनडायरेक्ट मेथड। सेकंड है इनडायरेक्ट मेथड, ठीक। तो सेकंड है इनडायरेक्ट मेथड, और इनडायरेक्ट मेथड में हम मेजरमेंट करते हैं बहुत ही जो लार्ज लेंथ है उनका मेजरमेंट करते हैं। जैसे इसमें पहला हमने कि डायामीटर ऑफ ए प्लेनेट,
diameter of a planet and distance of a planet, distance of a planet from अर्थ। तो इसमें मेजरमेंट करते हैं, एक तो डायमीटर ऑफ ए प्लेनेट और दूसरा डिस्टेंस ऑफ ए प्लेनेट फ्रॉम द अर्थ। कैसे करते हैं इसको देख लेते हैं। तो इसका मेजरमेंट हम पैरालैक्स मेथड से करते हैं। पैरालैक्स मेथड से करते हैं। मान लेते हैं कि एक हमने प्लेनेट लिया है, ये क्या है, ये एक प्लेनेट है, ये उसका डायमीटर d है जिसकी कैलकुलेशन हमें करना है। यहां से मान लेते हैं कि ये हमारी अर्थ है, ये है अर्थ, और यहां से ये कैपिटल d डिस्टेंस पर ये प्लेनेट है, इसके डिस्टेंस d और डायमीटर स्मॉल d की कैलकुलेशन हमें करना है। तो जब हम अर्थ से खड़े होकर के इस प्लेनेट को देखेंगे तो यहाँ पर एक एंगल बनता है जिसे हम थीटा से लिखते हैं, और इसे हम पैरालैक्स एंगल कहते हैं, पैरालैक्स एंगल कहते हैं। और इस एंगल को एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप से मेजर कर लेते हैं, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। ठीक, तो एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप से इसका मेजर कर लेते हैं। तो यहां से देखते हैं कि अब हमें मिलेगा कि एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। तो एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, आर्क अपॉन रेडियस अर्थात चाप बटे त्रिज्या, चाप बटे त्रिज्या। ठीक, इसका मतलब हो गया कि थीटा इज इक्वल टू स्मॉल डी अपॉन कैपिटल डी, थीटा इज इक्वल टू स्मॉल डी अपॉन कैपिटल डी, ये फार्मूला हमें मिल गया। ठीक, तो थीटा इज इक्वल टू स्मॉल डी अपॉन कैपिटल डी से हम डायमीटर और डिस्टेंस दोनों की कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो पहला है डायमीटर, डायमीटर ऑफ प्लेनेट, डायमीटर ऑफ प्लेनेट कितना मिलेगा हमें, स्मॉल टी इज इक्वल टू मिलेगा थीटा इंटू कैपिटल डी। ठीक, तो डायमीटर हो गया स्मॉल टी इज इक्वल टू थीटा इंटू कैपिटल डी, और दूसरा डिस्टेंस ऑफ प्लेनेट, डिस्टेंस ऑफ प्लेनेट फ्रॉम द अर्थ, फ्रॉम द अर्थ, ये कैपिटल टी इज इक्वल टू क्या मिलेगा हमें, कैपिटल डी इधर आ जाएगा, थीटा इधर, तो कैपिटल डी इज इक्वल टू हो जाएगा स्मॉल डी अपॉन थीटा। तो इस तरह से हम पैरालैक्स मेथड के द्वारा डायमीटर और डिस्टेंस दोनों की कैलकुलेशन कर लेते हैं। ठीक, अब देखते हैं कि जो प्लेनेट हैं उनका सूर्य से अर्थात सन से डिस्टेंस कितना है, इसकी कैलकुलेशन कैसे करते हैं। कहने का मतलब ये है कि हम देखते हैं कि डिस्टेंस ऑफ प्लेनेट फ्रॉम द सन, डिस्टेंस ऑफ प्लेनेट फ्रॉम द सन। अब इसमें जो प्लेनेट है ये टू टाइप्स के होते हैं, एक तो इंफीरियर प्लेनेट और दूसरा सुपीरियर प्लेनेट। तो दोनों को देख लेते हैं। तो इसमें फर्स्ट है डिस्टेंस ऑफ इंफीरियर प्लेनेट,
डिस्टेंस ऑफ इंफीरियर प्लेनेट फ्रॉम सन। ठीक, तो ये इंफीरियर प्लेनेट क्या है? इंफीरियर प्लेनेट का मतलब कि इफ डिस्टेंस ऑफ प्लेनेट फ्रॉम सन is less than to the distance of earth from sun, तो इसे हम कहते हैं इंफीरियर प्लेनेट। और इसकी कैलकुलेशन, इसके डिस्टेंस की कैलकुलेशन हम कॉपरनिकस मेथड के द्वारा करते हैं। तो देख लेते हैं कॉपरनिकस मेथड। कॉपरनिकस मेथड, तो कॉपरनिकस मेथड, ठीक। तो कॉपरनिकस मेथड के द्वारा हम कैसे करते हैं? मान लेते हैं कि ये हमने सूर्य ले लिया, ठीक, ये हमने सूर्य ले लिया, इसके लिए हम यस लिख देते हैं। इसके अराउंड ये प्लेनेट रिवॉल्व कर रहा है, ठीक। प्लेनेट के लिए हमने पी लिख दिया। सूर्य से इस प्लेनेट की डिस्टेंस आर है और यहां पर हम पी एस लिख देते हैं। इसका मतलब डिस्टेंस ऑफ प्लेनेट फ्रॉम द सन आर पी एस। अब इससे ज्यादा दूरी पर हमारी अर्थ रिवॉल्व कर रही है, जिसकी सूर्य से दूरी है आर ई एस, ठीक। मीन्स डिस्टेंस ऑफ अर्थ फ्रॉम द सन आर ई एस, और यहां से इसको मिला देते हैं, तो इसको हम लिखते हैं कि आर ई पी। इसका मतलब डिस्टेंस ऑफ अर्थ फ्रॉम द प्लेनेट, ठीक। तो ये एंगल होता है 90 डिग्री और ये एंगल होता है थीटा। इस एंगल को हम एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप से मेजर कर लेते हैं। अब ये बन गया एक ट्राई एंगल, ठीक, जिसका एक एंगल हो गया 90 डिग्री। तो हम देखते हैं यहां से sin थीटा इज इक्वल टू हमें क्या मिलेगा? लंबवती कर्ण मींस परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक। तो हम लिख सकते हैं परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज या लंब बटे कर्ण, ठीक। तो इस तरह से हमें sin थीटा इज इक्वल टू मिल जाएगा, लंब क्या है? आर पी एस अपॉन आर ई एस, ये हमें मिल जाएगा, ठीक। तो आर पी एस इज इक्वल टू क्या मिलेगा? आर पी एस इज इक्वल टू हो जाएगा साइन थीटा इंटू आर ई एस, ठीक। आर ई एस का मतलब है कि डिस्टेंस ऑफ अर्थ फ्रॉम द सन, इसे ही तो हम एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहते हैं। मतलब ये है कि आर ई एस इज इक्वल टू है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहते हैं, जिसकी वैल्यू होती है 1.496 इंटू 10 टू द पावर 11 मीटर। अर्थात हम यहाँ आर ई एस के स्थान पर क्या लिख सकते हैं? एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। तो हमें मिलेगा आर पी एस इज इक्वल टू साइन थीटा इंटू ए यू, ये फार्मूला हमें मिल गया, ठीक। तो इस तरह से डिस्टेंस ऑफ प्लेनेट फ्रॉम द सन इज इक्वल टू में मिलेगा sin थीटा इनटू एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। तो इस तरह से हम कैलकुलेशन कर लेते हैं। अब हम देखते हैं दूसरा देखते हैं कि डिस्टेंस ऑफ सुपीरियर प्लेनेट
डिस्टेंस ऑफ सुपीरियर प्लेनेट फ्रॉम द सन। ठीक, तो डिस्टेंस ऑफ सुपीरियर प्लेनेट फ्रॉम द सन, ये सुपीरियर प्लेनेट क्या होता है? इफ डिस्टेंस ऑफ planet from sun is greater than to the distance of earth from sun, तो इसे हम क्या कहते हैं? सुपीरियर प्लेनेट कहते हैं। ठीक, तो देख लेते हैं इसको। कहने का मतलब ये है कि यदि हमने सूर्य ले लिया, दिस इज सन, ये हमने सूर्य ले लिया, तो इसके अराउंड ये हमारी अर्थ रिवॉल्व कर रही है, इसके अराउंड हमारी अर्थ रिवॉल्व कर रही है। लेकिन अब इससे ज्यादा डिस्टेंस पर, इससे ज्यादा डिस्टेंस पर यहाँ पर प्लेनेट है, प्लेनेट इससे ज्यादा डिस्टेंस पर है। ठीक, तो अर्थ की डिस्टेंस कम है, प्लेनेट इस सूर्य से डिस्टेंस ज्यादा है, तब इसे हम कहते हैं सुपीरियर प्लेनेट। और इसके डिस्टेंस की कैलकुलेशन हम केपलर्स थर्ड लॉ ऑफ प्लेनेटरी मोशन के द्वारा करते हैं। कैसे करते हैं इसे देख लेते हैं। तो देखते हैं केपलर्स थर्ड लॉ ऑफ प्लेनेटरी मोशन के द्वारा इसका हम मेजरमेंट करते हैं। तो मान लेते हैं कि यहां पर हमने सूर्य को ले लिया है, दिस इज द सन। अब इसके अराउंड, सूर्य के अराउंड सुपीरियर प्लेनेट एलिप्टिकल पाथ पर रिवॉल्व करता है। मींस दिस इज द सन और ये इलेप्टिकल पाथ पर, इसे क्या कहते हैं? इलेप्टिकल पाथ या इलेप्टिकल ऑर्बिट भी कह सकते हैं। मतलब दिस इज द इलेप्टिकल ऑर्बिट, इलेप्टिकल ऑर्बिट हिंदी में इसे कहते हैं दीर्घ वृत्ताकार कक्षा। ठीक, तो दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में सुपीरियर प्लेनेट रिवॉल्व करता है। अब ये जो एलिप्टिकल ऑर्बिट है, इसमें दो एक्सिस होते हैं, इसमें दो एक्सिस होते हैं। ठीक, तो दिस इज द मेजर एक्सिस, इसे कहते हैं मेजर एक्सिस कहते हैं। ठीक, और इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं माइनर एक्सिस। जो छोटा वाला है इसे कहते हैं माइनर एक्सिस कहते हैं। ठीक, अब पूरे को तो कहते हैं मेजर एक्सिस और आधे को क्या कहते हैं? सेमी मेजर एक्सिस। तो सेमी का मतलब होता है आधा, तो सेमी मेजर एक्सिस कहते हैं। और इस सेमी मेजर एक्सिस को स्मॉल ए से डिनोट करते हैं और सेमी माइनर एक्सिस को स्मॉल बी से डिनोट करते हैं। तो कैलकुलस थर्ड लॉ ऑफ प्लेनेटरी मोशन ये कहता है कि क्यू ऑफ सेमी मेजर एक्सिस अर्थात ए क्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड टी। स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड टी, टाइम पीरियड का मतलब क्या होता है? टाइम टेकन बाय द प्लेनेट टू कंप्लीट वन रिवोल्यूशन, मतलब एक चक्कर पूरा करने में लगा हुआ समय टी कहलाता है। तो ए क्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टी स्क्वायर। तो यहां से कह सकते हैं कि a2 क्यू अपॉन a1 क्यू इज इक्वल टू t2 स्क्वायर अपॉन t1 स्क्वायर। तो इस फार्मूले से हम सुपीरियर प्लेनेट की डिस्टेंस सूर्य से ज्ञात कर सकते हैं। ठीक, अब हम देखते हैं
measurement of mass, measurement of mass, measurement of mass। ठीक, तो मास की जो रेंज होती है मींस रेंज ऑफ मास, रेंज ऑफ मास ये होता है 10 टू द पावर -30 किलोग्राम टू 10 टू द पावर 55 किलोग्राम। ठीक, इतना होता है 10 टू द पावर -30 किलोग्राम। दिस इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन का मास है। 10 टू द पावर 55 किलोग्राम, दिस इज द मास ऑफ यूनिवर्स, मास ऑफ यूनिवर्स। ठीक, अब देखिए ये मास भी दो टाइप का होता है, मींस टू टाइप्स ऑफ मास, टू टाइप्स ऑफ मास। मास भी दो टाइप के होते हैं, एक होता है इनर्शियल मास और दूसरा होता है ग्रेविटेशनल मास। तो एक होता है इनर्शियल मास, इनर्शियल मास, और दूसरा क्या होता है ग्रेविटेशनल मास, ग्रेविटेशनल मास। ठीक, तो इन दोनों को देख लेते हैं। तो फर्स्ट देखते हैं पहले इनर्शियल मास। ठीक, फर्स्ट देखते हैं इनर्शियल मास, जिसे सिंपली मास भी केवल कह सकते हैं और इसे हम किलोग्राम में मापते हैं, अर्थात इसकी यूनिट किलोग्राम होती है। इनर्शियल मास को हिंदी में जड़त्वीय द्रव्यमान कह सकते हैं, जड़त्वीय द्रव्यमान भी कह सकते हैं। ठीक, अब इसके मेजरमेंट की भी दो मेथड्स हैं, एक डायरेक्ट मेथड और दूसरा इनडायरेक्ट मेथड। तो पहला है डायरेक्ट मेथड। ठीक, तो पहला है डायरेक्ट मेथड, और डायरेक्ट मेथड हम क्या करते हैं, हम बाय इनर्शियल बैलेंस, बाय इनर्शियल बैलेंस हम डायरेक्टली मेजर कर सकते हैं इनर्शियल मास। दूसरा है इनडायरेक्ट मेथड, इनडायरेक्ट मेथड। ठीक, इनडायरेक्ट मेथड यहां पर हम सेकेंड लॉ, सॉरी न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। ठीक, या भी इक्वल टू एम इंटू ए से भी इसकी कैलकुलेशन कर सकते हैं, और जो बहुत ज्यादा मास है जैसे जो प्लेनेट है उनके मास की कैलकुलेशन हम केपलर्स थर्ड लॉ ऑफ प्लेनेटरी मोशन, प्लेनेटरी मोशन के द्वारा करते हैं। यहां पर मान लेते हैं दो प्लेनेट्स हैं जिनका मास m1 और m2 है, और दोनों का टाइम पीरियड t1 और t2 हो, तो m1 अपान m2 इज इक्वल टू होता है t1 स्क्वायर अपान t2 स्क्वायर। तो इस फार्मूले से हम इनर्शियल मास की कैलकुलेशन कर लेते हैं। ठीक, अब हम दूसरा देखते हैं कि ग्रेविटेशनल मास, दूसरा देखते हैं ग्रेविटेशनल मास, सेकंड है ग्रेविटेशनल, ग्रेविटेशनल मास, इसे वेट कहते हैं, इसे वेट कहते हैं, और इसका इसकी यूनिट किलोग्राम नहीं होता, इसकी यूनिट क्या होती है न्यूटन। इसे हिंदी में
द्रव्यमान कह सकते हैं, गुरुत्वीय द्रव्यमान कह सकते हैं, या इसे हम क्या कह सकते हैं, भार कह सकते हैं। ठीक, तो इसका मेजरमेंट भी टू मेथड से हम कर सकते हैं। पहला हम डायरेक्ट मेथड से कर सकते हैं, डायरेक्ट मेथड से। ठीक, कैसे कर सकते हैं, बाय स्प्रिंग बैलेंस, बाय स्प्रिंग बैलेंस और कॉमन बैलेंस, कॉमन बैलेंस से कर सकते हैं। अब देखते हैं इनडायरेक्ट मेथड। इनडायरेक्ट मेथड तो दूसरा है इन डायरेक्ट मेथड। यहां पर हम न्यूटन्स ग्रेविटेशनल लॉ के द्वारा करते हैं, न्यूटन्स ग्रेविटेशनल लॉ। ठीक, क्या होता है, W इज इक्वल टू एम जी, W इज इक्वल टू एम जी। तो इस तरह से W इज इक्वल टू एम जी से हम W की कैलकुलेशन कर सकते हैं। अब अगला देखते हैं मेजरमेंट ऑफ टाइम। ठीक, तो तीसरा देखते हैं हम कि मेजरमेंट ऑफ टाइम, मेजरमेंट ऑफ टाइम अर्थात समय का मापन हम कैसे करते हैं। ठीक, तो रेंज ऑफ टाइम होती है, रेंज ऑफ टाइम, रेंज ऑफ टाइम होता है कितना, 10 टू द पावर माइनस 22 सेकेंड टू 10 टू द पावर 18 सेकेंड। ठीक, अब इसका मेजरमेंट भी हम टू मेथड से करते हैं, डायरेक्ट मेथड एंड इनडायरेक्ट मेथड। तो इसमें पहला देखते हैं डायरेक्ट मेथड। पहला हम देखते हैं डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड से हम मान लीजिए आपको सेकंड में या मिनट में या आवर्स में अगर मेजरमेंट करना है तो आप डायरेक्टली कॉमन क्लॉक से मेजरमेंट कर सकते हैं। मींस बाय कॉमन क्लॉक्स, बाय कॉमन क्लॉक से डायरेक्टली मेजरमेंट कर सकते हैं। लेकिन जो बहुत ही स्मॉल और बहुत ही लॉन्ग टाइम इंटरवल है उनका मेजरमेंट हम क्लॉक से नहीं कर सकते। तो देखते हैं कि बहुत ही स्मॉल और बहुत ही जो लॉन्ग टाइम इंटरवल है उनका मेजरमेंट हम इनडायरेक्ट मेथड से करते हैं। तो सेकंड है इनडायरेक्ट मेथड, इनडायरेक्ट मेथड। ठीक, इनडायरेक्ट मेथड। अब इसमें हम देख लेते हैं कि वेरी स्मॉल टाइम इंटरवल, बहुत ही जो सूक्ष्म समय है, मींस वेरी स्मॉल टाइम इंटरवल। ठीक, तो इसका मेजरमेंट हम कैसे करते हैं। तो इसका मेजरमेंट एक तो एटॉमिक क्लॉक्स, एटॉमिक क्लॉक्स। ठीक, दूसरा है क्वार्ट्ज, क्वार्ट्ज क्रिस्टल क्लॉक। तीसरा है इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रिकल ऑसिलेटर्स, ऑसिलेटर के द्वारा भी हम इसकी कैलकुलेशन कर सकते हैं। इसके बाद है इलेक्ट्रॉनिक ऑसिलेटर, इलेक्ट्रॉनिक ऑसिलेटर के द्वारा भी हम कर सकते हैं। और इसके अलावा डीके आर, डीके का मतलब विघटन, क्षय होना, तो डीके आर अनस्टेबल
unstable elementary particles के द्वारा भी हम वेरी स्मॉल टाइम इंटरवल का मेजरमेंट कर लेते हैं। ठीक, अब देखते हैं कि वेरी लार्ज टाइम इंटरवल। तो दूसरा है वेरी लार्ज टाइम इंटरवल। वेरी लार्ज टाइम इंटरवल, जैसे मान लीजिए आपने सुना होगा कि 4000 वर्ष पहले का अवशेष मिला, तो 4000 वर्ष, 5000 वर्ष, 10,000 वर्ष बहुत ही लार्ज टाइम इंटरवल है। तो इसकी मेजरमेंट के लिए रेडियो एक्टिव डेटिंग प्रिंसिपल का उपयोग किया जाता है। ठीक, तो रेडियो एक्टिव डेटिंग प्रिंसिपल के द्वारा वेरी लार्ज टाइम इंटरवल का मेजरमेंट करते हैं। थैंक यू।